डायन की चोटी। अक्सर ही हम अपने जीवन में कुछ ऐसे किस्से जरूर सुनते हैं जिन पर यकीन कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसा ही किस्सा आज से लगभग 50 साल पुराना है। जब 70 का दशक चल रहा था, हमारे गांव में डायन का खौफ फैला हुआ था। लोग कहते थे कि गांव के पास वाले घने जंगल में डायन का वास है और जो भी रात के वक्त उसकी चपेट में आ जाता है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। आज की तरह ही उस जमाने में भी कुछ लोगों को इन बातों पर यकीन था, लेकिन कुछ इन बातों को महज लोगों का अंधविश्वास समझते थे। उनके लिए केवल मनगढ़ंत कहानी थी। गांव के बहुत से लोगों की बाहर नौकरियां लगी थी। उस समय में यातायात के कोई बहुत ज्यादा साधन नहीं थे। गांव का एक आदमी किशोर, जो शहर में नौकरी करता था, वो देर रात को रेलवे स्टेशन पर उतरा। रेलवे स्टेशन से उसका गांव लगभग 2 घंटे की दूरी पर था। वो आसपास किसी तांगे वाले की तलाश कर रहा था कि जैसे ही उसे कोई तांगे वाला मिले तो वो अपने गांव के लिए निकल जाए। रेलवे स्टेशन के बाहर ही एक चाय की टपरी थी। वो वहां पर चाय पीने के लिए बैठ गया। किशोर ने चाय वाले से पूछा, क्या बात है भैया, यहाँ पर कोई तांगे वाला नजर नहीं आ रहा। मुझे तो अपने गांव के लिए निकलना था। तो चाय वाला बोला कि साहब, रात को यहाँ पर कोई तांगे वाला नहीं रुकता, क्योंकि रात के पहर गांव की तरफ जाना खतरे से खाली नहीं। ये तो सीधा सीधा अपनी मौत को दावत देने जैसा है। उसकी बात सुनकर किशोर एक बार को हैरान रह गया। उसने चाय वाले से पूछा कि ऐसी क्या बात है कि इस पहर गांव की तरफ जाना इतना खतरनाक है? क्या रात के समय वहां पर डाकू रहने लगे हैं? तो चाय वाला बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि गांव की तरफ जाते हुए बीच में जो जंगल पड़ता है, उस जंगल में डायन का वास है और जो भी कोई रात के समय वहां से गुजरता है, डायन उसे अपनी चपेट में लेकर मार देती है। इसलिए लोगों ने रात को अपने घरों से निकलना भी बंद कर दिया है और कोई भूल कर भी उस रास्ते की तरफ रात के समय नहीं जाता। चाय वाले की बात सुनकर किशोर जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि ये सब बातें तो हम अपने बचपन में अपनी दादी नानी से सुनते थे और ये महज कहानियां हैं, इनके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। चाय वाला बोला, आपके लिए भले ही ये सिर्फ एक कहानी हो, लेकिन गांव के बहुत लोगों ने उस डायन की चपेट में आकर अपनी जान गंवाई है और जिसके साथ ऐसा हुआ है सिर्फ वही जानते हैं कि ये सच्चाई है या महज कहानी। चाय वाले ने जब ऐसा कहा तो किशोर जरा गंभीर हो गया, लेकिन उसने चाय वाले से कहा कि जरूरी थोड़ी न है कि ये किसी डायन का काम हो सकता है कि डायन का डर फैलाकर वहां पर कोई गैर कानूनी काम चल रहा हो और डायन का डर फैलाकर वो लोग चाहते हो कि लोग वहां से रात के समय आना जाना बंद कर दें ताकि उनका काम आसान हो जाए। चाय वाले ने कहा कि मैं आपकी सोच को बदल नहीं सकता, लेकिन आपको इतना जरूर कहूंगा कि रात के समय वहां से गुजरना मत। अभी रात के 10 बज रहे थे। स्टेशन पर रुकने के लिए ज्यादा सुविधा भी नहीं थी। किशोर ने मन ही मन सोचा कि मैं पूरी रात स्टेशन पर कैसे बिताऊंगा। पैदल पैदल घर के लिए निकलूंगा तो 2 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा। ये सोचकर किशोर अपनी अटैची हाथ में लिए गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे कोतवाल साहब दिखे। वो जंगल आने से कुछ दूरी पहले ही खड़े थे। जब कोतवाल साहब ने किशोर को देखा तो बोले कि तुम कहां जा रहे हो? तुम जानते नहीं हो क्या इस वक्त जंगल की तरफ से जाना कितना बड़ा खतरा है? कोतवाल साहब की बात सुनकर किशोर बोला, कोतवाल साहब, अगर इस समय जंगल के रास्ते से जाते हुए लोगों को खतरा है तो आपको वहां पर पहरेदारी करनी चाहिए। लोगों की सुरक्षा ही तो आपकी जिम्मेदारी है। तो कोतवाल साहब ने कहा, हम मानते हैं कि आपकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन हम आपकी रक्षा केवल इंसानों से कर सकते हैं। किसी डायन से हम लड़ नहीं सकते। न तो हम उसे गोली से मार सकते हैं और न ही गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर उसकी तरफ गए तो वो हमें ही अपनी चपेट में लेकर मार डालेंगे। कोतवाल साहब की बात सुनकर किशोर हैरान रह गया कि कोतवाल साहब भी
गांव वालों की तरह ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। वो कोतवाल साहब से बोला कि मुझे तो लगा था पढ़े लिखे इंसान हैं, तो आप तो ऐसी मनगढ़ंत बातों पर विश्वास नहीं करते होंगे, लेकिन आप तो गांव वालों के जैसे ही निकले। लेकिन मुझे ना तो आपकी बातों पर विश्वास है और न ही गांव वालों की बातों पर विश्वास है। मुझे बस मेरे भगवान पर विश्वास है, और मैं ये भी जानता हूं कि अगर मेरे ऊपर कोई मुसीबत आई तो मेरा भगवान मुझे बचा लेगा। मुझे अभी मेरे घर पहुंचना है, तो मैं चलता हूं। पुलिस वालों ने भी किशोर को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो उसने चाय वाले की बात सुनी थी और वैसे ही उसने पुलिस वालों की बात भी नहीं सुनी। वो अपनी अटैची उठाए रास्ते पर चलता रहा। उसने अपने गांव का आधा सफर तय कर लिया था और आधा सफर तय करने के बाद जंगल का रास्ता आ चुका था। दोनों तरफ जंगल होने के कारण वहां पर बहुत ही अच्छी ठंडक थी। पीछे जो स्ट्रीट लाइट जल रही थी, जंगल की तरफ आते आते सब कुछ बुझ चुका था। किशोर की जेब में एक लाइटर था। थोड़ी रोशनी करने के लिए उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला और उसे जलाया। लाइटर जलाने से रास्ते पर हल्की रोशनी हुई और किशोर फिर से आगे बढ़ने लगा। तभी उसे किसी की पायलों की छन छन की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी उसके कानों में फिर से वही पायलों की आवाज पड़ी। इस बार उसने इधर उधर देखा तो जंगल की तरफ उसकी नजर पड़ी। जंगल की तरफ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वो इतनी सुंदर थी कि कोई भी अगर उसे देखे तो एक बार को उसकी तरफ मोहित हो जाए। लेकिन किशोर एक बहुत ही समझदार व्यक्ति था। जैसे ही उसने उस लड़की को वहां पर देखा तो उसके मन में ये बात आई कि इतनी रात को एक लड़की अकेले यहां पर क्या कर रही है। हो ना हो जरूर ये किसी डाकू के गिरोह का काम है, जो इस लड़की के जरिए लोगों को अपना शिकार बनाना चाहते हैं। उस लड़की ने किशोर को अपनी तरफ आने का इशारा किया, लेकिन किशोर उसे नजरअंदाज करता हुआ आगे बढ़ने लगा तो उसे फिर से वही पायलों की आवाज सुनाई दी। वो लड़की अब किशोर के साथ साथ चल रही थी। किशोर एकदम से हैरान हुआ कि जो अभी तक उस तरफ खड़ी थी वो इतनी जल्दी से उसके साथ आकर कैसे चलने लगी। किशोर कुछ नहीं बोला और सीधा सीधा चलता रहा। तो वो लड़की बोली कि मैं तुम्हारे साथ साथ चल रही हूं और तुम हो के मुझसे बात तक नहीं कर रहे हो। तो किशोर बोला, जब मैं आपको जानता ही नहीं तो भला मैं आपसे क्या बात करूं। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर पूछना चाहता हूं कि इतनी रात गए आप इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही हो। वो लड़की बोली कि मेरा तो घर ही यही है। मैं तो न जाने कितने सालों से यहीं पर रहती आई हूं। उसकी बात सुनकर किशोर बोला, क्या तुम आदिवासी हो जो इतने सालों से यहां पर रहती आई हो? और अगर तुम यहां पर रहती ही हो तो मेरे साथ साथ क्यों चल रही हो? तुम्हें अपने परिवार के पास जाना चाहिए। जैसे ही किशोर ने परिवार का नाम लिया तो वो लड़की बहुत गुस्सा हो गई और किशोर से बोली कि मेरा जो परिवार था उसे तो मैंने खत्म कर दिया, क्योंकि ऐसा परिवार को जीने का कोई भी अधिकार नहीं। उसकी बात सुनकर किशोर डर गया और बोला, क्या तुम सच कह रही हो? तुमने सचमुच अपने परिवार को मार डाला है क्या? अगर ऐसा है तो फिर कानून ने तुम्हें पकड़ा क्यों नहीं? तो वो लड़की हंसते हुए बोली कि पकड़ा तो उससे जाता है जो जीवित इंसान हो, लेकिन मैं तो मर चुकी हूं और मुझे मरे हुए भी 35 साल बीत चुके हैं। मेरे पिताजी एक बहुत ही गरीब आदमी थे और मैं उनकी बेटी बहुत ही सुंदर थी। एक बार मेरे लिए एक रिश्ता आया और मेरी खूबसूरती देखकर उन्हें मैं एक नजर में ही पसंद आ गई। उस समय तो उन लोगों ने मेरे पिताजी की गरीबी को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई तो वो मुझे दहेज के लिए परेशान करने लगे। और जब मेरी पहली संतान होने वाली थी तो दाई माँ ने कहा कि आप देखना, आपकी बहू की पहली संतान बेटी होगी। मुझे लगा ये सुनकर वो लोग खुश होंगे, लेकिन बेटी का नाम सुनकर तो उन लोगों का खून और खौल गया। मेरे पति और सास ससुर ने मुझे और ज्यादा मारना पीटना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि या तो हमें दहेज लाकर दे या
हम तुझे और तेरी बेटी को मार डालेंगे। तेरे साथ साथ इसका भी बोझ हम नहीं झेलने वाले। मेरे पिताजी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने मेरे ससुराल वालों के पैरों में अपनी पगड़ी तक रख दी, लेकिन उन लालचियों ने मेरे पिताजी को भी ठोकर मार दी। मेरी हालत मेरे पिता से देखी न गई और उन्हें वहीं दिल का दौरा पड़ गया। मेरे पिता के जाने का दुख मेरे सीने में चुप रहा था और एक दिन उन लोगों ने मुझे इतना मारा कि मेरे गर्भ में ही मेरी बच्ची की जान चली गई और उस दर्द में मैंने भी अपने प्राण त्याग दिए। जीते जी तो मैं उन लोगों का कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मरने के बाद मैंने उन सबको मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि वो इसी के लायक थे। जैसे ही किशोर ने उसके मुंह से ये बात सुनी, उसके पैर वहीं जम गए और देखते ही देखते वो खूबसूरत लड़की अपने रूप में बदलकर एक बड़े ही भयानक रूप की हो गई। घुटनों से लंबे आती उसकी चोटी, आंखों का रंग भी बिल्कुल सफेद हो गया। तभी किशोर का ध्यान अपने लाइटर पर गया, लेकिन उसने देखा कि लाइटर की आग तो बुझी हुई है और उसे ध्यान ही नहीं रहा कि लाइटर अभी नहीं बल्कि काफी देर से बुझा हुआ है। वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन डर के मारे वो वहां से हिल भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उसे लड़की का रूप बड़ा ही भयानक हो गया था। उसके पंजों पर जब किशोर का ध्यान गया तो वो भी मुड़कर पूरे उल्टे हो चुके थे और वो किशोर को मारने के लिए ही उसकी तरफ बढ़ रही थी। किशोर ने हिम्मत दिखाई और अपनी अटैची उसके ऊपर फेंक कर वहां से भागने लगा। वो जितनी तेज गति से भाग रहा था, वो डायन भी उसके पीछे पीछे उतनी ही तेज गति से भाग रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। डायन हंसते हुए किशोर से बोली कि अब तू चाहे कितनी भी तेज भाग ले, लेकिन कोई भी तुझे मुझसे नहीं बचा सकता। तुझे भी सब लोगों ने हिदायत दी होगी न कि रात के समय यहां से नहीं गुजरना, लेकिन तुम लोग किसी की बात नहीं मानते। अपनी मौत को तुमने खुद न्योता दिया है, तो अब मेरे हाथों मरना तो पड़ेगा ना। किशोर अब समझ चुका था कि गांव वाले जो भी कह रहे थे वो बिल्कुल सच था। दादी माँ बचपन में जो कहानी सुनाया करती थी वो मनगढ़ंत नहीं थी बल्कि सच थी। डायन उसे मारने के लिए अपने उल्टे पंजों से उसी की तरफ बढ़ती हुई आ रही थी। तभी किशोर के मन में एक बात आई। दादी माँ जब उसे बचपन में डायन की कहानी सुनाया करती थी तो एक बात कहती थी कि डायन की जान उसकी चोटी में बसती है। अगर उसकी चोटी को काट दिया जाए तो उसकी शक्तियां चली जाती हैं। उस समय किशोर के पास सोचने का ज्यादा समय नहीं था। पहले अक्सर ही लोग अपनी रक्षा के लिए अपने पास कोई चाकू या कृपाण रखा करते थे, जिससे अगर कोई उनके ऊपर हमला करे तो वो अपना बचाव कर सके। किशोर ने अपनी पैंट की लूपी में एक कृपाण रखी हुई थी। उसने डायन की तरफ देखा और उससे विपरीत दिशा में भागने लगा। उसने देर न करते हुए अपनी पतलून की लूपी से वो कृपाण निकाली और डायन की चोटी पर जोर से दे मारी। डायन की चोटी वहीं पर कट कर गिर पड़ी और जमीन पर गिरते ही वो तड़पने लगी। डायन अपनी चोटी को उठाना चाहती थी। वो जैसे ही अपनी चोटी को उठाने के लिए नीचे झुकी, उससे पहले ही किशोर ने उस चोटी को उठा लिया और अपने हाथों में पकड़े लाइटर को उसने फिर से जलाया और डायन की चोटी में आग लगा दी। चोटी में आग लगते ही डायन पूरी तरह तड़पने लगी, लेकिन किशोर वहां ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता था, इसलिए वो वहां से चोटी लेकर भाग गया। भागते भागते वो हाफते हुए अपने घर पहुंचा, लेकिन घर पहुंचकर उसने देखा कि डायन की चोटी तो अभी भी सलामत है। वो समझ गया कि डायन उसे वापस पाने के लिए जरूर आएगी, इसलिए उसने डायन की चोटी को एक संदूक में बंद कर उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करवा दिया। इस घटना को बीते आज 50 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है और आज भी वो चोटी इस संदूक के भीतर है। हर रात मेरे घर का दरवाजा वो डायन खटखटाती है ताकि अपनी चोटी को फिर से पाकर अपनी शक्तियां वापस पा सके, लेकिन दादाजी ने दरवाजा खोलने के लिए साफ हिदायत दी है, इसलिए हर रात जब भी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है तो हम सब एक बार को घबरा जाते हैं, लेकिन 3 बार दरवाजा खटखटाने के बाद फिर आवाज आनी बंद हो जाती है और आज भी ये सिलसिला इसी तरह चल रहा है।
मैं नहीं जानता, अगर किसी ने कभी गलती से उसके खटखटाने पर दरवाजा खोल दिया तो क्या होगा। शायद इस दुनिया में वो उसकी आखिरी रात होगी और फिर से गांव में डायन का वही खौफ फैल जाएगा। मगर मैं इतना जानता हूं कि वो डायन पीढ़ी दर पीढ़ी हर रोज यहां आएगी, लेकिन उम्मीद करता हूं कि उसे उसकी चोटी कभी न मिले और कभी कोई उसके खटखटाने पर दरवाजा न खोले।